जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है संचार। इसी को संचार कौशल के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली इसके अंतर्गत जो है दो टाइप से रिलेटेड जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। पहला है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और लगभग प्रत्येक साल यहाँ से सवाल जो है आपको देखने को मिलता ही मिलता है। कम से कम 2 से 3 सवाल आपको प्रत्येक साल यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण से जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी उसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला ये टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर संचार किसे कहा जाता है। तो देखिए, संचार विभिन्न माध्यमों जैसे कि भाषण, लेखन, हाव भाव या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्तियों या समूहों के बीच सूचना, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। सिंपल भाषा में संचार का मतलब है कि अपने विचारों को जो है दूसरे के साथ व्यक्त करना या फिर खुद के साथ व्यक्त करना। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। जैसे कि आप बात करते हैं किसी से या फिर खुद से बात करते हैं, तो यही है आपका संचार। ठीक है, खुद से बात करना या फिर दूसरों से बात करना, ये है आपका कम्युनिकेशन। अब इसमें आप विभिन्न चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे प्रतीक का सहारा ले सकते हैं, कोई सिंबल्स वगैरह का, सिंबलिक लैंग्वेज आपको पता होगा। हाव भाव हो गया, लेखन के माध्यम से किसी को लेटर लिख सकते हैं। भाषण के माध्यम से अपनी जानकारी दूसरे तक साझा कर सकते हैं, अपना जो बात है वो दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी माध्यमों के तरीके से जो है आप लोग अपने भाव को, अपने विचार को दूसरों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यही है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि संचार करना, दूसरों से अपनी जानकारी साझा करना या फिर खुद से साझा करना। तो देखिए, संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 4 प्रकार का मुख्यतः होता है। आधार माना गया है संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर। पहला है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरा क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा है मास कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा वाला। पहला में क्या कहता है कि स्वयं से बात करना या आंतरिक विचार। एक व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों पर चिंतन कर रहा है, यानी कि खुद सोच रहा है, खुद से बात कर रहा है। होता है ना कभी कभी कि खुद के मन में कुछ सवाल आया, खुद के मन में आप उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं, यानी कि खुद से बात करते हैं। तो वो है आपका अंतर्व्यक्तिक संचार, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा याद रखिएगा, इंट्रा का मतलब आप खुद से जब बात करते हैं, खुद से जब यहाँ पे अपने विचारों को साझा करते हैं खुद के साथ। सेकंड में क्या है, इंटरपर्सनल, यानी कि 2 लोगों के बीच में जब बातें होती है, 2 व्यक्तियों के बीच सीधी बातचीत। 2 दोस्त एक परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तब क्या होता है कि 2 लोगों के बीच जब बातचीत होती है तो वो है आपका इंटरपर्सनल। जब व्यक्ति खुद बातचीत करता है, खुद से करता है, तो वो है आपका इंट्रापर्सनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, इससे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समूह संचार क्या है, 3 या अधिक लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 3 और मोर पीपल। एक टीम बैठक में एक परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, 3 या 3 से जब अधिक लोगों के साथ हम लोग अपनी सूचनाओं को यहाँ पे साझा करते हैं, ठीक है, विचार को साझा करते हैं, वो है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि समूह संचार। अब जनसंचार क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, तो एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को संदेश भेजना। जैसे कि आप मान लीजिए भाषण देते हैं, एक समाचार वाचक टीवी पर समाचार प्रसारित करता है या फिर भाषण देते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, तो एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों को संदेश भेजा जाता है, वही आपका जनसंचार। मैसेज वगैरह देखते हैं कि कोई आपदा वगैरह का जब मैसेज आता है तो एक ही बार में पूरे उस एरिया में जितने भी मोबाइल नंबर चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, सब में मैसेज चला जाता है, तो वो भी एक तरह से क्या है, मास कम्युनिकेशन है, जनसंचार है। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को डिटेल में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से डिटेल में सवाल आता है। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यक्ति स्वयं में किसी विचार या अनुभवों से प्रेरित होकर कार्य करता है तो वह संचार क्रिया अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है। यानी कि सिंपल भाषा में खुद से बातें करना
यही है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। विशेषताएं क्या है? तो यह संचार मनुष्य में मानसिक स्तर पर होता है जो स्वयं व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें अपने अंतर्मन में बातचीत करना, सोचना, विचार करना आदि प्रक्रियाएं शामिल होती है। तीसरा क्या है? एक व्यक्ति द्वारा किसी ईश्वर या अन्य शक्तियों की उपासना करना अंतर्वैयक्तिक संचार का सर्वोत्तम उदाहरण है। आपने भगवान से पूजा किए होंगे, भगवान यानी कि पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंतरात्मा से खुद से आप मांगते हैं, जो भी मांगना है वो मांगते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, मंत्र बोलते हैं, जो भी कुछ भी है, तो वो लोग आप क्या करते हैं कि खुद से करते हैं, खुद के मन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रापर्सनल हो गया। इसके अंतर्गत मानव अपने केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रयोग करता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइंस का टर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस नाम याद रखिएगा। इसमें संचारक और प्रापक दोनों की भूमिका एक ही व्यक्ति को निभानी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कम्युनिकेटर होता है और जो रिसीवर होता है वो दोनों सेम होता है, यानी कि बोलने वाला भी खुद, सुनने वाला भी खुद। तो इसी कारण से ये दोनों यहाँ पे सेम होता है। एग्जाम्पल, विद्यार्थी सदैव अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है, खुद से बात करता है कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे कि इतना मार्क्स आएगा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, तो वो सब खुद से बातें करता है। निर्धन व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं से संचार करता है, खुद से बातें करता है। तो ये सब आपका इंट्रापर्सनल हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो समझ में आ गया होगा। बस एक शब्द का यहाँ पे खेल हो रहा है। इंट्रा का मतलब खुद से बात करना। बस अगर इतना चीज़ आप समझ गए तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा और आए हैं उसको आप आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। कुछ एलिमेंट्स है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। ये सब टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन है, एक्सपेक्टेशन है यानी कि उम्मीदें हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? अपने बारे में कोई धारणा बनाना, विश्वास और भावनाएं बनाना, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो ताकत क्या है, मेरा मूल्य क्या है, माई वैल्यूज क्या है। तो ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। आगे इसको डिटेल में जानेंगे क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट का डिटेल में भी सवाल पूछा जा चुका है। परसेप्शन क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में अवधारणा बनाना, दुनिया को समझने और अर्थ निकालने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। तो ये आपका परसेप्शन है, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर अपनी धारणा बनाना। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? यानी कि उम्मीद हो गया, भविष्य की घटनाओं और परिणामों के बारे में पूर्व धारणाएं बनाना या फिर किसी से उम्मीदें लगाना, एक्सपेक्टेशन लगाना, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक संचार के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे सवाल देखने को मिलता है। आप खुद को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, यही है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि खुद से बातें करते हैं, ठीक है। मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ या कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं। तो यही सब मिलकर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट की रचना करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है, ठीक है। यानी कि खुद से जब बातें आप करते हैं कि खुद मैं जो है वो अच्छा हूँ, ख़राब हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, वीक हूँ, क्या कर सकता हूँ, लोग मुझे किस नज़रिए से देखते हैं, तो यही सब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट के भी 3 मुख्य भाग हैं। एक है आपका बिलीव यानी कि विश्वास। विश्वास में क्या आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, या सोच, ठीक है। यही सोच आपका विश्वास कहलाता है, क्या सही है, क्या गलत है। मुझे लगता है कि मेहनत से सफलता मिलती है, मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, तो यहाँ पर ये एक विश्वास है। वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, जीवन में क्या सही है, क्या ज़रूरी है, क्या गलत है। तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ आएगा कि जीवन में क्या सही है, क्या ज़रूरी है। तो एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। ईमानदारी ज़रूरी है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो एक मूल्य, ठीक है, एक मूल्य आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक आपका जो वैल्यूज है वो देखने को मिलता है, ठीक है, कि क्या आपके लिए सही है, जीवन में क्या करना है। तो वही चीज़ हो गया कि ईमानदारी ज़रूरी है, आपको चोरी वगैरह नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, बड़ों को हमेशा सम्मान करना है। तो आपने एक मूल्य तय करके रखा है, एक वैल्यू जो है वो क्रिएट करके रखा है। एटीट्यूड क्या हुआ? किसी चीज़ के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, जो पर्सपेक्टिव है, जैसे कि किसी चीज़ के प्रति आपका रवैया पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मुझे पढ़ाई पसंद है, मुझे मैथ से डर लगता है, तो वो एक एटीट्यूड है। किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, कोई चीज़ के ऊपर हो सकता है, तो वो आपका एटीट्यूड है। आपको क्या करना है?
तो आपको बस यहाँ पे जो टर्म दिखाई दे रहा है, जो नाम है, वही बस याद रखना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसके अंतर्गत आता है, इंट्रापर्सनल के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चीज़, सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो 3 मुख्य भाग है उसका नाम याद रखिएगा। बिलीफ्स हो गया, वैल्यू हो गया, एटीट्यूड हो गया। सवाल पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा सेल्फ कॉन्सेप्ट का मुख्य भाग नहीं है। तीनों तो ऑप्शन दे रखा होगा, तीनों नाम, इसके अलावा कुछ अलग से जोड़ दिया जाता है, आपको यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो जब तीनों के बारे में आपको पता होगा कि हाँ ये तीनों उसमें शामिल है, तो फिर जो नहीं होगा वो आप टिक कर सकते हैं। तो नाम बस आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक है। आगे है आपका पारस्परिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार दूसरे को संप्रेषित करता है, उसी को पारस्परिक संचार के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जब अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करता है, तो यही तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यह लोगों के बीच मौखिक और गैर मौखिक संदेशों के जरिए जानकारी, भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। यानी कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, चाहे वो मौखिक तरीके से हो गया, गैर मौखिक संदेश के माध्यम से हो गया, तो वही आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। फेस टू फेस बातें हो रही है, पत्र व्यवहार किया जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, टेलीफोन के माध्यम से हो रहा है बात, या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है, ये सब आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब जानते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व के बारे में, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म दे रखा है, जो नाम दे रखा है, वो आपको याद होना चाहिए। मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग, फीडबैक और सहानुभूति यानी कि एम्पैथी। तो ये पांचों नाम याद रखना है। जहाँ कहीं भी सवाल में ये पांचों में से कोई भी नाम देखने को मिलेगा, आप बताइएगा कि वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मौखिक संचार में क्या आता है कि संदेश हो गया, विचार और जानकारी व्यक्त करने के लिए बोले गए या लिखित शब्दों का जब उपयोग किया जाता है, तो वही आपका मौखिक संचार है। इसमें क्या होगा कि संचार में भाषा, आवाज़ का लहजा और शब्दों का चयन जो है वो शामिल होता है। गैर मौखिक संचार में क्या हो जाएगा, तो बहुत लोग चेहरे से बात करते हैं, चेहरे से इशारे करते हैं, आँख से इशारा करता है, शारीरिक भाषा होता है, सिम्बलिक लैंग्वेज होता है, स्पर्श जैसे गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से संदेशों का जब संचरण किया जाता है, तो वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। सक्रिय श्रवण, तो बातचीत के दौरान कही जा रही बातों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, उसको समझना, प्रतिक्रिया देना यानी कि रिस्पॉन्स देना और याद रखना उसकी बातों को। सक्रिय श्रवण में मौखिक और गैर मौखिक दोनों संकेतों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वक्ता के साथ सहानुभूति रखा जाता है, प्रतिक्रिया देना यहाँ पे शामिल होता है। फीडबैक, तो किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त संदेश पर रिस्पॉन्स देना। फीडबैक मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। जो फीडबैक होता है ये आपका दोनों तरह का हो सकता है, और यह समझ को स्पष्ट करने, संदेशों को सुदृढ़ या संशोधित करने तथा वक्ता की भावनाओं या दृष्टिकोणों को मान्य करने का काम करता है। तो ये चीज़ होगी आपका फीडबैक में, यानी कि फीडबैक देना। सहानुभूति, किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को समझने और साझा करने की जो क्षमता होती है, वही आपका सहानुभूति। इसमें करुणा के साथ सुनना, भावनाओं को स्वीकार करना, समझ और समर्थन प्रदर्शित करना शामिल है। तो देखिए, आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, बस नाम याद रखिएगा। मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, सक्रिय श्रवण, फीडबैक देना, सहानुभूति, ये सब आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तत्व हैं, उससे रिलेटेड है, ओके। अब जानते हैं संप्रेषण के प्रकार के बारे में। हालांकि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको संप्रेषण के प्रकार के बारे में समझाया, लेकिन यहाँ पे अब आपका है कार्यात्मक दृष्टिकोण के आधार पे, यानी कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे, ठीक है। तो ये आपका अलग आधार है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संप्रेषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका औपचारिक संप्रेषण, दूसरा आपका अनौपचारिक संप्रेषण, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। परिभाषा के बारे में बात करें तो औपचारिक संप्रेषण वह संचार है जिसमें सभी नियम पहले से डिसाइड होते हैं, पहले से निर्धारित किए जाते हैं। यह संचार लिखित भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है, और संस्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में उपयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे कि लेटर किसी को लिखते हैं, ईमेल करते हैं, नोटिस लिखते हैं, मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, तो ये सब आपका औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा, याद रखिएगा। इसमें जो प्रेषक होता है, तो प्रेषक की भूमिका अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। अनौपचारिक में क्या आ जाएगा, अनौपचारिक संप्रेषण वह है जो बिना किसी नियम के आपसी संबंधों के आधार पर होता है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट।
यह संचार स्वाभाविक रूप से होता है और इसमें मानवीय व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दोस्तों के साथ बातचीत, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई नियम वगैरह नहीं होते, कोई नियम पहले से तय नहीं होते हैं। सहकर्मियों के बीच अनौपचारिक चर्चा, इसे अंगूर लता संचार भी कहा जाता है। ठीक है, अंगूर लता यानी कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ये संचार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा कि कौन सा संचार है जिसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही अनौपचारिक संचार। आप तो समाज से कट नहीं सकते, दोस्तों से बात करना छोड़ नहीं सकते, भले स्कूल जाना आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला तो काम आप नहीं कर सकते। तो इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यहाँ पे समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए औपचारिक संप्रेषण के प्रकार है, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खास करके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और क्रॉस डायगोनल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? तो देखिए संगठन में समान स्तर यानी कि इक्वल स्टेटस के व्यक्तियों के बीच बात करना। सिंपल भाषा में समझें कि जब समान स्तर के लोगों के बीच बातचीत किया जाता है तो वही है आपका क्षैतिज संचार यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। शिक्षक शिक्षक से बात करेगा, स्टूडेंट स्टूडेंट से बात करेगा, यानी कि समान स्तर के लोगों से बात किया जाता है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन, सहयोग, ये सब जगह आपको ये देखने को मिलता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? संगठन में ऊपर और नीचे के स्तर के व्यक्तियों के बीच जब बातचीत किया जाता है तो वो आपका ऊर्ध्वाधर संचार है, यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशन है। जैसे कि मान लीजिए टीचर जो प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहा है, टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्तर है वो आपका अलग है। ठीक है, सेम स्तर के लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रहा है, सेम लेवल के लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रहा है। इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक डाउनवर्ड होता है, एक अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड में क्या होता है कि जब ऊपर स्तर के व्यक्ति नीचे स्तर के व्यक्ति के साथ बातचीत करता है तो वो आपका डाउनवर्ड हो गया। जब नीचे स्तर के व्यक्ति ऊपर स्तर के व्यक्ति के साथ बात करता है तो वो आपका अपवर्ड हो गया। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल जब टीचर के साथ बात करेगा तो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, और जब यहाँ पे टीचर जो प्रिंसिपल से बात करेगा तो वो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, इसमें आदेश दिया जाता है, ऑर्डर, निर्देश, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, तो ये सब आपका ऊर्ध्वाधर संचार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या था? समान स्तर यानी कि इक्वल स्टेटस, सेम लेवल के व्यक्तियों के बीच यहाँ पे बातें हो रहा था, इन्फॉर्मेशन को साझा किया जा रहा था। लेकिन वर्टिकल में क्या था? आपका जो स्तर है, जो लेवल है, आपका ऊपर और नीच का लेवल है। अब यहाँ पे पार या त्रियक संचार क्या है? क्रॉस एंड डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? अलग अलग विभाग और अलग स्तर के लोगों के बीच जब बातचीत की जाती है। ठीक है, अलग अलग स्तर और अलग अलग लोगों के बीच जब बातचीत की जाती है, जैसे कि शिक्षक जो है कार्यालय के कर्मचारी से बात करेगा, यानी कि दोनों का जो लेवल है, दोनों का जो स्तर है वो अलग अलग है। मैनेजर दूसरे विभाग के कर्मचारी के साथ बात करेगा, यानी कि दोनों का लेवल अलग है। लेकिन जब इस तरीके से बातचीत होता है, जब इन्फॉर्मेशन को साझा किया जाता है, तो वो आपका क्रॉस एंड डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि तेज़ी से जानकारी साझा होता है, कार्य सरल होता है, स्मूथ फंक्शनिंग होता है, यानी कि आसानी से काम होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। ज़्यादा हार्ड वाला चीज़ यहाँ पे जो है, कठिन वाला चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्षैतिज में आपका सेम लेवल, और यहाँ पे आपका जो वो लेवल ऊपर और नीचे रहता है, यानी कि कम ज़्यादा रहता है। ऊपर और नीचे के स्तर के व्यक्तियों के बीच बातचीत की जाती है, बस आपको इतना समझना है। तो आपका आज का जो टॉपिक था, इसका जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो आपका इतना ही था। अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप समझिए कि 2 से 3 मार्क्स आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में कंफर्म है, क्योंकि प्रत्येक साल आपका 2 से 3 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना मार्क्स आपका कंफर्म है, और सभी आसान टाइप का सवाल ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इस PDF को हम प्राइवेट ग्रुप में दे देते हैं, कम से कम आपको 2 बार खुद से पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, खुद से पढ़िएगा, जो टेस्ट होता है उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो तब जाके जो आपका सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, इससे संबंधित कुछ सवालों को कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले वर्ष में पूछे गए सवालों को देखते हैं, उसके बाद कुछ और भी सवाल को देखेंगे। बाकी जो बच जाएगा उसको प्राइवेट ग्रुप में करवा दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी आपका प्रैक्टिस वगैरह होता है, तो इसी कारण से वहाँ पे भी और भी सवालों का प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे करा दिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ सवालों को देख लेते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल का लेवल कैसा होता है। देखिए, ये है आपका पहला सवाल।
सवाल है कि पारस्परिक संबंधों में तदनुभूति का क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, या दूसरे को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है, या अलगाव को प्रोत्साहित करता है, या आक्रामकता को बढ़ाता है। तो देखिए, अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण क्षेत्र में कहीं भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा प्रतिस्पर्धा, तो आपको नेगेटिव मानना है। कहीं भी आपको आइसोलेशन के बारे में बात देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेगेटिव मानना है, यानी कि कभी भी अलग करने की बात यहाँ पे नहीं कही जाती है, छात्रों को अलग करने की बात नहीं कही जाती है। आक्रामकता ये तो ऐसे ही आपका नेगेटिव है, एग्रेशन ऐसे ही भी नेगेटिव है। बाकी आपको पता होगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है, दूसरों को हम लोग समझते हैं, दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, दूसरों के साथ अपनी जानकारी को साझा करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 24 में पूछा गया सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कौशल को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को कौन सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखिए, स्वयं को समझने की क्षमता, तो ये तो आपका इंट्रा हो गया, इंट्रापर्सनल। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, बिल्कुल यही है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरपर्सनल में हम लोग दूसरों के साथ यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, तो ये सब आपका व्यक्तिगत भावना, यानी कि ये भी इंट्रापर्सनल में आ जाएगा। गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता, ये सब इंट्रापर्सनल हो गया, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 24 में ये भी पूछा गया है। और एक सवाल ये भी देखिए 24 में पूछा गया है, इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से शामिल है दूसरों के साथ संचार, आत्मचिंतन, आत्मजागरूकता, संघर्ष समाधान, टीम वर्क। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये आपका इंट्रापर्सनल हो जाएगा। बाकी ए, सी और डी ये आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी 24 में पूछा गया सवाल है। तो 3 सवाल आपका 24 में पूछा गया था। अब देखते हैं 2022 में पूछा गया सवाल को, दूसरे व्यक्ति के साथ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। तो इंट्रापर्सनल में हम लोग खुद के साथ बातचीत करते हैं, स्वयं के भीतर संचार को करते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करना, तो ये तो आपका ऐसा ही भी गलत हो गया। बी को देखिए, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल है, बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि केवल बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है पारस्परिक संचार। तो देखिए, सेम टाइप का सवाल जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है। ये सवाल 24 में भी पूछा गया था, 25 में भी पूछा गया है। दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, 5 का यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। स्वयं के भीतर संचार, तो स्वयं के भीतर संचार उसको तो इंट्रा कहते हैं ना, इंट्रा इसको कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से, इसको भी इंट्रा कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 में पूछा गया सवाल है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व है। तो स्व अवधारणा है, धारणा है, उम्मीदें हैं, सेल्फ कॉन्सेप्शन, परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन, तीनों आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। 22 में पूछा गया सवाल है। तो 22 में भी आपका 4 से 5 सवाल पूछा गया है। ओके, लगभग 22 में आपका जो है 5 सवाल पूछा गया है। स्व अवधारणा क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है, तो बिल्कुल सही बात है। स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों आपका सही है। ठीक है, स्व अवधारणा आपका, स्व अवधारणाओं को हम लोग स्व जागरूकता के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी 22 में पूछा गया सवाल है। और एक सवाल देखिए, ये भी 22 में पूछा गया सवाल है, स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है। तो बिलीव्स है, वैल्यू है, एटीट्यूड है, तीनों होता है, आपका करेक्ट है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखा है। आगे देखिए, 23 में पूछा गया है कुछ सवाल। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। देखिए, लोगों की स्थिति यहाँ पे समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है। तो जब लोगों की स्थिति समान हो, लोगों का जो स्टेटस है वो इक्वल हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोगों की स्थिति असमान हो, तो जब असमान हो यानी कि अनइक्वल स्टेटस होता है, तो वहाँ पे आपका वर्टिकल होता है। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि स्थिति को समान बताया गया है, इक्वल स्टेटस के बारे में जानकारी मिली है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 23 में पूछा गया सवाल है। और एक सवाल है 23 में पूछा गया है, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार जाली है, गंभीर है, उपयोगी है, टकराव है। तो उपयोगी है,
सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है अगर सबसे ज़्यादा होता है तो वो उपयोगी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 25 में पूछा गया सवाल है, इंटरपर्सनल संचार में शामिल है खुद से बात करना, ये तो आपका इंट्रा हो गया। डायरी लिखना, ये भी आपका इंट्रा हो गया। दूसरों के साथ मौखिक और गैर मौखिक बातचीत, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल देखिए लगभग प्रत्येक साल रिपीट हो रहा है ना। ये भी आपका देखिए 2025 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रापर्सनल स्किल का उदाहरण है। टीम वर्क, तो टीम वर्क आपका इंटरपर्सनल हो गया। सक्रिय श्रवण, मैंने आपको बताया एक्टिव लिसनिंग, ये भी आपका इंटरपर्सनल हो गया। आत्म जागरूकता, तो ये आपका जो है इंट्रापर्सनल हो गया। ठीक है, इंट्रापर्सनल हो गया। सवाल पूछा है इंट्रापर्सनल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बातचीत करना, तो वो तो आपका फिर इंटरपर्सनल में हो जाएगा, तो आसान था। अब देखिए स्वनियमन किस कौशल सेट का एक हिस्सा है, तो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, तकनीकी, भाषाई, तो इंट्रापर्सनल आपका स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम जो नोट्स बताते हैं, जो नोट्स आपको दिए हैं या फिर जिस नोट से पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं उससे एग्ज़ाम में कितना सवाल आता है। तो देखिए आप 2025 में मैंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास करवाया था, है ना। यूट्यूब में वो क्लास अभी भी अपलोड है, आप लोग जाके देखिएगा कम्युनिकेशन वाला चैप्टर में। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको वहाँ से सेम टू सेम देखने को मिलेगा। वहाँ पे मैंने आपको ये तीनों चीज़ के बारे में बता रखा है। 2025 में जो सवाल पूछा गया था उसका क्लास तो पहले हुआ था एंट्रेंस एग्जाम से पहले, है ना। सारा क्लास अभी भी अपलोड है, आप लोग जब उस क्लास को देखिएगा तो तीनों का तीनों सवाल वहाँ से आया है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्ट जो नोट्स हम आपको देते हैं, जो चीज़ पढ़ाते हैं वहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वही आपका एग्जैक्ट सिलेबस है और आपके लेवल के अकॉर्डिंग यही सब चीज़ें आपको जो है पढ़ना है। बाकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप किताब लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखा है जो आपको समझ में भी नहीं आएगा और एक्स्ट्रा जानकारी दे रखा है जिसका आपके एग्जाम से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है ना। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सवाल नंबर 14 है आपका, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों के साथ प्रभावी संवाद करना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्वयं को बेहतर समझना, आत्म मूल्यांकन करना, व्यक्तिगत निर्णय लेना, ये सब आपका इंट्रा हो जाएगा। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। डायरी लिखना, तो ये आपका इंट्रा में आ जाएगा। टीम मीटिंग में बातचीत करना, ये आपका इंटर हो जाएगा। अपने विचारों पर मंथन करना, इंट्रा हो जाएगा। आत्म मूल्यांकन करना, ये भी आपका इंट्रा हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है, इंटर पूछा है, तो इंटर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट सवाल है आपका आज के इस क्लास का, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मुख्य अंतर है। स्थान और समय का, आत्म और दूसरों के बीच संवाद का, भाषा का चयन का, संचार के उपकरण का। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि इस टॉपिक में आपका ज़्यादा टफ वाला चीज़ कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ें आसान है। 2 बार आप खुद से पढ़िएगा, सभी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी इस टॉपिक से और भी सवालों को हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे प्राइवेट ग्रुप में। तो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन हैं वो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 बार इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी टेस्ट दीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही। बाकी जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं वे लोग जो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल RKM Academy, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, बाकी अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।